मिशन मैथ्स विद बीएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन हैं, जो कि प्रश्नावली आपकी 1.1 में है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? और उससे संबंधित थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पहली प्रश्नावली आपकी 1.1 की, जिसमें हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इसमें एक शब्द आ रहा है अपना अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है? और अभाज्य संख्याएँ कौन-कौन सी होती है, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अभाज्य संख्याओं के अंदर सबसे पहले ऐसी संख्याएँ जिसमें सिर्फ़ 1 का और स्वयं का भाग जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं, ठीक है? तो उसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ऐसी कौन-सी संख्या है? तो ऐसी पहली संख्या होती है आपकी 2, दूसरी संख्या होती है आपकी 3, तीसरी होती है 5, 4 नहीं होती क्योंकि 4 में 2 का जाता है, फिर होती है 7, फिर होती है 11, फिर होती है 13, 13 में किसी और का नहीं जाता, 12 में जाता है 2 का, उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो 17 और आगे बढ़ोगे तो 19 और आगे अगर आप देखोगे तो और भी संख्याएँ होंगी जैसे कि अ, 19 के बाद में आपका 23, 23 के बाद 29 होती है, फिर 31 होती है, फिर आपका 37 होती है, 41 होती है, 43 होती है और 47 होती है। इतनी आप लोग याद रखेंगे तो अपना जो क्वेश्चन है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये सारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अब हमको इसमें क्या करना है कोई प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में के लिए हमको अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले किससे भाग लगाना है? 2 से। अब 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वो आपको पहले पता होना चाहिए। या तो आप पूरा भाग लगाओ या आपको 2 से विभाजन का नियम पता हो। तो 2 से हमको 2-3 नियम याद रखने हैं, एक तो 2 से, एक 3 से, एक 5 से और अगर आप चाहो तो एक और याद रख सकते हो 11 से। 2 के लिए हमको क्या याद रखना है कि इकाई अंक में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जो भी संख्या हमको दे रखी है, अगर उसमें इकाई अंक में 2 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में 2 का पूरा-पूरा भाग जाएगा। ठीक है? 2 से विभाज्य होगी। 3 के लिए हम क्या करेंगे? तो 3 के लिए हम अंकों का योग करेंगे। किसका योग कर लेंगे हम? अंकों का योग कर लेंगे। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है? तीसरा 5 से 5 के लिए आपके इकाई अंक जो है वो 0 या 5 होगा। अगर 0 और 5 है तो 5 का भाग जाएगा। और अगला 11 से भाग के लिए क्या करना है हमको? 1 छोड़कर 1 अंकों को जोड़ना है। जैसे मान लो 1, 3, 3, 1 है, तो यहाँ पर 1 छोड़कर 1 जोड़ना है, तो 1 और 3 4 आया और दूसरे जो बच गए उसको भी जोड़ना है, तो 4 आया। फिर दोनों को घटा देना है, घटाने से क्या आया? 0 आया। तो अगर ये जो आया घटाने से उसमें अगर भाग जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है, तो वो पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि 2 से भाग कैसे करना है, जाता है या नहीं जाता, 3 से जाता है या नहीं जाता, 5 से जाता है या नहीं जाता, 11 से जाता है या नहीं जाता। और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता चल गया होगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना 140, 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले किससे भाग लगाना है हमको? 2 से। 2 से अगर जा रहा है तो आपको 2 से लगाना है, फिर से जा रहा है तो फिर से लगाना है, तब तक लगाना है जब तक 2 से जाना बंद हो जाता है। 2 से जैसे ही जाना बंद होगा, तो अगली बारी होगी 3 से लगाना शुरू करेंगे, 3 से बंद होगा तो 5 से शुरू करेंगे, 5 से नहीं हुआ तो 7 से करेंगे। इसी तरीके से आपको इसका डिवाइड करते जाना है और तब तक करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए। चलो, तो सबसे पहले इसको देखते हैं 140, 140 में पीछे क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो 0 इकाई अंक देखना है ना 2 के लिए, तो 2 का भाग जा रहा है 0 में बिल्कुल जाता है, तो हम इसमें 2 का भाग कर लेंगे। तो 2 का पहाड़ा बोलो 14 7 बार और 0 बार। फिर पीछे 0 आया तो 2 का भाग, 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंचे 10 हो गया। फिर अब पीछे 5 आ गया तो 2 का जाना क्या हो गया? बंद। अब 2 का नहीं जा रहा तो अगली बारी किसकी होगी? 3 की। 3 का चेक करो। अब या तो भाग लगा के चेक करो या आपको टेक्निक आनी चाहिए। टेक्निक सिंपल है, 5 और 3 जोड़ा 8 और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। अगला नंबर है 5 और 5 का तो जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। 5 का पहाड़ा 35 कितनी बार? 7 बार और अब 5 का नहीं जा रहा तो अगला कौन है? 7 तो 7 का भाग गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस तरीके से 140 के जो गुणनखंड आए,
140 के जो गुणनखंड आए उनको गुणे के रूप में लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कहाँ से लिख रहे हैं? तो हम यहाँ से लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और आगे बढ़ेंगे तो 2 की घात दो 2 बार है तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात अपनी 1। इस तरीके से ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया। तो पहली बात हमको समझ में आ गई कि अभाज्य गुणनखंड करना है तो हमको अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है और अभाज्य संख्याओं में जो सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसी क्रम में आपको भाग लगाना है। और हमको 2, 3 और 5 का जो नियम है वो हमको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए ताकि अपने क्वेश्चन में मदद मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 156। 156 में भाग लगाना है। 156 में भाग किसका जाएगा सबसे पहले तो 2 का। 2 का पहाड़ा बोलो 15 है तब तक 7 बार, बचा 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का पहाड़ा बोलो, 2 का पहाड़ा बोलो 7 आए तब तक, तो कितनी बार बोलेंगे 3 बार, 2 तिया 6 बचा 1 तो 18 हो गया और 18 है तो 2 का पहाड़ा 18 9 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है, अब 2 का नहीं जा रहा है तो अगली बारी किसकी है 3 की। 3 की कैसे करेंगे तो 3 और 9 को जोड़ दिया, 3 और 9 को जोड़ा तो 3 और 9 कितना होता है 12 होता है। अब 12 में 3 का जाता है कि नहीं जाता? तो 3 का 12 में जाता है। इसका मतलब हम अगला भाग किससे लगाएँगे? 3 से लगाएँगे। ठीक है? तो 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अगला कौन है 13। 13 खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है, यानी कि 3 के बाद आना किसकी बारी आने वाली थी 5 की। 5 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 7 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 11 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा किससे भाग होगा 13 से। क्यों? क्योंकि 13 खुद ही अपने आप में क्या है अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में किसका भाग होता है? सिर्फ़ अभाज्य संख्या का ही भाग होता है। तो हम भाग लगा देंगे यहाँ पर 13 से। 13 का पहाड़ा बोलो 13 है तब तक, तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से हम 1 तक पहुँच गए, तो 156 के जो टुकड़े आ जाएँगे, गुणनखंड आ जाएँगे, वो 2 की घात 2 हो गई और 3 की घात 1 हो गई और 13 की घात 1 हो गई। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38-25। 38-25 ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं 38-25। सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग हो रहा है? तो सर इसमें 2 का भाग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे इकाई का अंक 5 है। क्या इसमें 3 का भाग होगा? 2 से नहीं हो रहा है। 2 से नहीं हो रहा है तो अगला नंबर किससे चेक करोगे? 3 से। 3 से चेक करने का तरीका बताता हूँ। सभी अंकों को जोड़ दो। तो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है? ये रफ काम है। तो इनको जोड़ो कितना आ रहा है? तो 3 और 8 आपका हो गया 11 प्लस 2 13 और 5 18। 18 यानी 3 से भाग हो रहा है। 18 में 3 का भाग जाता है। तो इसमें हम भाग लगाएँगे 3 का। 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 का पहाड़ा 2 बार, 6 आया, 1 बचा, 2 बचे, 22 हो गए, 3 का पहाड़ा 7 बार, 1 बचा, 15 हो गया और 3 का पहाड़ा 5 बार। इस तरीके से इस तरीके से आपका ये आपका भाग हो गया, ठीक है? इसमें अगली बारी फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, सबको अंकों को जोड़ेंगे 1 और 2, 3, 3 और 7, 3 और 7 10 और 5 15 आया, यानी फिर से 3 से भाग जा रहा है, 3 का पहाड़ा 12, 4 बार, 3 का पहाड़ा 7, 2 बार, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब आगे बढ़ेंगे, फिर 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा चेक करेंगे, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, अब 3 से जाना बंद हो गया। 3 से बंद हो गया तो अगला किससे चेक होगा? 5 से चेक होगा, तो 5 से चेक करते हैं। तो 5 है पीछे तो 5 से भाग जाएगा। 5 का पहाड़ा 42 कितनी बार? 8 बार, बचा 2। 5 का पहाड़ा 25 यानी कि 5 बार, यानी कि फिर से 5 से जा रहा है। 5 एकम 5 बच गए 3, 5 सतह 35। अब 17 आ गया, 5 से जाना बंद हो गया। अब 5 से जाना बंद हो गया तो अगला नंबर कौन है? 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है और उसके बाद में 17 है। लेकिन क्योंकि अब 17 खुद ही अभाज्य आ गया, तो अब इससे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा किससे भाग लगाना है? 17 से भाग लगा देना है। तो 17 अभाज्य आ गया तो 17 से लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास कौन-सी संख्या थी? ये थी आपकी 3825। इसके अगर हमने गुणनखंड किए, तो 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की घात 2 हो गई। दूसरा 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 की घात 2 हो गई और 17 एक बार तो 17 की घात 1 हो गई। ये आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5000 5005 5005 इसको हल करना है। तो इसमें सबसे पहले किसका भाग देने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हम भाग लगाएँगे 2 से, लेकिन क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अगला नंबर आया 3 का, 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 5 और 5 जोड़ा 10 यानी 3 से नहीं जा रहा है। फिर बारी आई 5 की, तो 5 का जा रहा है तो 5 का लगा लेते हैं। 5 का पहा 1 बार, 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, 5 में 1 बार। अब ये आया, अब पीछे 1 आया यानी 5 से भाग जाना बंद हो गया। अगला नंबर किसका है? 7 का है। तो चलो 7 से भाग लगाते हैं। अब 7 से भाग पहले आपको चेक कर लेना है 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 7 से भाग लगाएँगे 1 बार, 7 एकम 7, 3 बचा 0, फिर 4 बार, 7 चौके 28, घटाया तो बचा 2, ऊपर से 1 आया ऊपर 3 बार, यानी कि 21। क्या हो गया? घटाया तो ये हो गया 0 यानी भाग जा रहा है। 7 से पूरा-पूरा भाग जा रहा है। मैं बड़े आराम से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को देखोगे, समझ में आने लगेगा। आपको उसके बाद एक बार इसको सॉल्व कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, किससे भाग होने वाला है? 7 से। तो 7 का पहाड़ा बोला, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने कर लिया रफ में तो 1, 4, 3 तो 1 बार गया, फिर 4 बार गया और फिर 3 बार गया। अब फिर से चेक करो क्या फिर से 7 से जा रहा है क्या? तो 7 दूकी 14 और फिर 3 बचा तो नहीं जा रहा है। 7 से नहीं जा रहा है, अब 7 से जाना बंद हुआ तो अगला नंबर किसका होने वाला है? 11 से। अब 11 से चेक करना सिखाया आपको, ठीक है? 11 कितना है आपके पास में यहाँ पर लिख लेते हैं 143। अब 1 छोड़ के 1 जोड़ो, तो 3 और 1 जोड़ा कितना हुआ 4 और दूसरा बचा कौन है 4, 4 में से 4 घटाया 0 यानी 11 का भाग जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है, तो 11 से भाग लगा लेंगे, ठीक है? या तो आप भाग लगा के देखो या फिर ये जो तरीका सिखाया है मैंने उससे करो। तो चलो 11 से भाग जा रहा है, 11 एकम 11 बचा कितना 3, 11 3 33 11 से हो गया, अब 13 आ गया, तो 11 से जाना बंद हो गया और 13 खुद ही अब बचे है, तो उसमें सिर्फ 13 का जाएगा। तो 13 का भाग लगा लेते हैं, 13 एकम 13। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपके गुणनखंड हो गए। तो 5005 के जो गुणनखंड आए, वो आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस तरीके से ये आपके गुणनखंड घातें कितनी है सबकी? 1 घात लगाओ, 1 घात लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 घातें हो तो आपको ज़रूर लगाना है। तो ये आपका इधर वाला पार्ट है वो आपका रफ वर्क है और इधर आपका सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429 7429 अगर इसमें हम भाग लगाएँ, क्या 2 का भाग जा रहा है? तो यहाँ पर चेक करना शुरू करेंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है? पीछे 9 है, इसका मतलब 2 से नहीं जा रहा। फिर हम चेक करेंगे 3 से जा रहा है क्या? तो सब अंकों को जोड़ दो, तो 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 7 22 आया। 22 आया, क्या 22 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जा रहा। अब अगली बारी 5, क्या इकाई का अंक 5 या 0 है? नहीं है, इसका मतलब 5 का भाग नहीं जा रहा है। अगला नंबर है 7, अब 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, कैसे चेक करेंगे? तो चेक ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 7 से अगर आप डायरेक्ट चेक कर पाओ तो डायरेक्ट कर लो या अलग से भाग लगा के भी चेक कर सकते हो। तो 7 एकम 7, 7 एक बार 7 एकम 7 ये हो गया 0 ऊपर से आया 4 भाग नहीं गया। 4 में 7 का भाग कितनी बार? 0 बार, ऊपर से उतरा 2, 7 का पहाड़ा 42 कितनी बार? 6 बार, 42 आ गया, घटाया तो 0 हो गया, ऊपर से उतरा 9, 7 का पहाड़ा 9 कितनी बार? 1 बार, 7 2 बचा यानी कि 2 बच गया यानी 2 7 से पूरा-पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 7 से भी भाग नहीं जा रहा है। अगला नंबर है 11, 11 को चेक करना है, तो छिम्बुत्तर 29 छिम्बुत्तर छिम्बुत्तर 29 को 11 से भाग देना है, जाएगा या नहीं जाएगा? तो वही 1 छोड़ के 1 जोड़ो, तो 9 और 4 हो गया 13 और 2 और 7 हो गया 9, घटाओ दोनों को तो 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यानी 4 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, यानी 11 भी नहीं गया। आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको ढूँढना है, आगे बढ़ना है ना? थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे किसका नंबर आया? 13 का, ठीक है? अब 13 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? चलिए चेक करते हैं। तो 13 ठीक है, सीधा भाग लगा देते हैं। तो 13 का पहाड़ा बोलेंगे छिम्बुत्तर आए तब तक, ठीक है? या फिर आप अलग से भाग भी लगा सकते हो। छिम्बुत्तर 29 में 13 का भाग लगा दो, तो 13 पंचे 65 हो गया। कितना बच गया? 65 हो गया। तो आपके पास बच गया 9, ऊपर से उतरा 2, फिर 7 बार गया 91, फिर बचा 1, ऊपर से उतरा 9, 19 यानी कि 13 का भाग भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर 13 का भाग जो है वो भी नहीं जा रहा है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, 13 का नहीं गया तो अगला नंबर किसका होगा? 17 का,
ठीक है? 17 से कोशिश करते हैं, कहीं 17 से भाग तो नहीं जा रहा है, 17 से भाग तो नहीं जा रहा है, ठीक है? देखते हैं 17 17 से भाग कर लेते हैं, ठीक है? 17 से चेक कर रहा हूँ ना अभी के लिए, तो 17 से चेक किया तो 17 चौक 68 होता है, 17 चौके 68 होता है, कितना बच गया? 6 बचा, फिर 17 तिया 51 होता है, फिर बच गया 11, 11 बचा तो 119 हो गया और 17 छः 102 70 सत्ते 119। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको 17 से जो भाग है वो पहली बार हुआ। किससे भाग हुआ? 17 से भाग हुआ, ठीक है? फिर से चेक करो क्या फिर से 17 से जा रहा है या नहीं जा रहा? तो 70 दूकी होता है 34, 34 के बाद बच गया आपका 6 और 3 8, 87 हो गया, यानी कि 17 से भाग अब नहीं जा रहा है। तो अगला नंबर किसका है? 19, 19 से चेक करो, ठीक है? 19 से चेक करो तो 19 दूकी 38 होता है, कितना बचा 38 से? 38 से 43, तो 38 से 43 यानी 5 बचा, 5 आगे लगा दिया तो हो गया 57, 19 का पहाड़ा 57 यानी कि कितनी बार? 3 बार, तो ये 23 आ गया और 23 में सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका भाग जाता है? 23 का ही भाग जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी मेहनत हमको इसमें ज़्यादा लगी, लेकिन हम क्रम से अगर सारे करेंगे, तो अपना जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो क्या गुणनखंड आए? 17 इंटू 19 इंटू 23 ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंड आए, ठीक है? थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? लेकिन फिर भी अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, पहला प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हमको क्या करना है? हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमको, ठीक है? तो सबसे पहले उसका बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? थोड़ी-सी बेसिक जानकारी अपन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएँगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे मान लो मैंने आपको 2 संख्याएँ दे दी, एक दे दी 6 और दूसरी दे दी आपको 8, ठीक है? 6 और 8 ये 2 संख्याएँ आपको दे दी और बोला कि इनका एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ, क्या मतलब होता है उसका? तो उसका सिंपल सा मतलब है, ऐसी संख्या ढूँढनी है जिसमें जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। दी कौन-सी है? 6 और 8 दोनों का भाग जाए। तो 6 का भाग अगर मैं 6 का पहाड़ा भी लिख लूँ, तो आप आराम से बोल दोगे कि 6 का भाग किसमें जाएगा? जो 6 के पहाड़े में आते हैं, जो 6 के गुणज होते हैं, उसमें जाता है। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद में आपका 42 हो गया, 48 हो गया, 54 हो गया और 60 हो गया। तो यह तो है ही, पर आप इसमें और आगे देख सकते हो, फिर 6 जोड़ो 66 हो गया, फिर 6 जोड़ो आपका 72 हो गया, उन सब में 6 का भाग जाता है। वहीं अगर हम 8 की बात करें, तो 8 के पा गुणज कौन हुए? 16, 24, 32, 40, 8 पंचे 40, फिर 8 जोड़ो 48, फिर 8 जोड़ो 56, 8 जोड़ो 64, 8 जोड़ो 72, 8 जोड़ो 80 और 8 जोड़ो 88 और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि वह संख्या जिसमें 6 का भी भाग जाता हो और 8 का भी जाता हो, जो 6 के पहाड़े में भी आती है वो और 8 के पहाड़े में भी आती है, ऐसी कौन-सी है? तो अगर हम 6 के पहाड़े और 8 के पहाड़े दोनों में आने वाली को ढूँढे, तो हम लोग देख रहे हैं ये जो 24 है, ये 24 जो है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है? और आगे बढ़े और देखा तो हमने ये जो 48 है वो दोनों में आ रहा है, दोनों दोनों का भाग 48 में भी जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो जो ये 72 होगा, उसमें भी दोनों का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले 24 आया, इसमें दोनों का जाता है, 8 का भी और 6 का भी। फिर आया आपका 48, इसमें भी दोनों का जाता है, फिर आया 72, फिर अगर आप देखोगे तो आएगा 96। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएँ आई जिसमें 2 का पूरा-पूरा भाग जाता है। तो इन सब में से क्या बोला है? वह छोटी से छोटी, जो सबसे छोटी है, वो संख्या जो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम हम बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको एलसीएम का कांसेप्ट समझ में आया होगा। बारीक छोटी-सी जानकारी। दूसरी तरफ हम देखेंगे, उसी 6 और 8 का हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, ये 2 शब्द इन दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें और जिसका, ठीक है? तो जिसका दी गई संख्याओं में भाग, मतलब जिसका 6 में भी भाग जा रहा हो और 8 में भी भाग जा रहा हो। ऐसी कौन-सी संख्याएँ हैं जिसका 6 और 8 दोनों में भाग जाता है? तो एक संख्या है 1, दूसरी संख्या है 2 और तीसरी कोई भी नहीं है। उसके बाद आप देखोगे तो 3 का नहीं जा रहा दोनों में। हाँ, 6 में जा रहा है पर 8 में नहीं जा रहा। 4 का देखोगे 8 में जा रहा है, 6 में नहीं जा रहा। तो कोई भी संख्या आगे हमको नहीं मिल रही है। हमको ये 2 ही संख्या मिली। तो इसमें से भी कौन-सी लेनी है? बड़ी वाली। तो बड़ी वाली कौन-सी है आपकी? 2। बड़ी वाली जो है वो 2 है। तो ये जो 2 है,
बड़ी वाली इसको हम बोलेंगे HCF। ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 और 15 के बारे में देखें, तो 12 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करें, तो 12 और 15 12 दू की 24, 36, उसके बाद 48, 60। ठीक है? तो 12 के पहाड़े में 60 आ रहे हैं। 15 के देखें अपन 30, 45 और 60, तो दोनों के पहाड़ों में जो सबसे पहली दोनों का भाग जा रहा है, ऐसी सबसे पहली छोटी संख्या कौन-सी आ गई? 60। फिर और भी आएँगी, 60 दू की 120 भी आएगी, लेकिन सबसे छोटी वाली कौन-सी आई? 60 आई, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60, क्योंकि 60 में इन दोनों का पूरा-पूरा भाग जाता है और ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है? दूसरी बात करते हैं कि इनका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ के लिए देखो कि यहाँ पर एक है 12 और दूसरा है 15, दोनों में किस-किस संख्या का भाग जाता है वो ढूँढना पड़ेगा। तो 1 का दोनों में भाग जाता है, 2 का 12 में जाता है लेकिन 15 में नहीं जाता, 3 का 15 में जाता है और 12 में भी जाता है, यानी 3 आ गया। फिर आगे और अगर हम चेक करें, 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन-सी है? 5, 5 का तो 5 का 15 में जा रहा है, 12 में नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको ये 2 संख्याएँ ही मिलेंगी। तो ये 2 मिली, उसमें से आपको कौन-सी वाली लेनी है? बड़ी से बड़ी लेनी है। तो बड़ी वाली कौन-सी हो गई आपकी? 3। तो 12 और 15 का जो एचसीएफ है, वो आपका हो गया 3। ये नीचे जो लिखा है वो हो गया एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा उन दोनों संख्याओं के बराबर या उससे छोटा आता है और एलसीएम उन दोनों संख्याओं के बराबर या उनसे बड़ा आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यहाँ पर एक छोटा-सा एक बहुत ही शानदार सा कांसेप्ट यहाँ पर एक बनता है, उसको आपको समझना है। यहाँ पर देखो 12 और 15 का एलसीएम ऊपर लिखा हुआ है, 12 और 15 का एचसीएफ नीचे लिखा हुआ है। 12 और 15 का अगर हम गुणा करते हैं, अगर हम इसको पहली संख्या और इसको हम दूसरी संख्या बोलें और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणा करें, तो 12 का गुणा हम किससे करेंगे? 15 से करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ मतलब इन दोनों का गुणा कर लिया, ठीक है? और ऊपर से नीचे इन दोनों का भी गुणा कर लिया, यानी कि एलसीएम का गुणा किससे करेंगे? एचसीएफ से गुणा करेंगे। तो एलसीएम कितना है? 60 और उसका एचसीएफ यानी 3 से गुणा करेंगे, तो ये आपका आ गया 180, ठीक है? तो 180 आ गया। तो यहाँ पर भी अगर आप गुणा करके देखो, 15 और 12 दोनों संख्याओं का गुणा करके देखो, तो 15 दू की 30 और 15 और 1 3 हासिल ये आपका 18, यानी दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला आता है, बहुत ही काम का और इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या फ़ॉर्मूला है कि एचसीएफ का गुणा किससे करें? एलसीएम से करें, तो वो किसके इक्वल होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के इक्वल होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणे के इक्वल होता है। तो इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो इन तीनों में से, इन चारों वैल्यूज़ में से आपको अगर 3 वैल्यूज़ पता हो, 3 मान पता हो, तो हम चौथा मान पता कर सकते हैं, जो कि हम आगे क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है? अब इसकी बात रही कि इसका क्या तरीका है, जिससे हम इसको बड़े आराम से जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से? क्या ऐसे ही पहाड़ा बोल के हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे? ऐसे ही पूरा पहाड़ा लेके करेंगे क्या? तो छोटी संख्याओं के लिए तो ये चीज़ आसानी से हो जाती है, लेकिन बड़ी संख्या के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, तो देखते हैं, चलिए, तो यहाँ पर ऊपर का आंसर क्या आया था आपका? 60 आया था और नीचे का आंसर आया था 3। ऊपर का मतलब एलसीएम और नीचे का मतलब एचसीएफ, जिसको हम निकालेंगे कैसे, उसका क्या तरीका होगा, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हमको 2 नंबर दिए थे, एक दिया था 12 और दूसरा दिया था 15। तो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 15 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 से, 6 बार 2 से, 3 बार 3 से, 1 बार। 15 3 से हो रहा है, 5 बार और फिर 5 से हो रहा है 1 बार, ठीक है? तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 इंटू 3, ठीक है? और 15 के गुणनखंड आ गए आपके 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1। अब यहाँ से आपको एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या लिखना है? एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन देखना है, कॉमन कौन है दोनों में? 3। तो 3 की छोटी घात लेनी है, तो ये 3 आ गया। और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो वही आपका आंसर हो गया। तो कॉमन देखना है और कॉमन में छोटी घात ले लेनी है, तो आपकी छोटी घात जो आ रही है वो ले लेनी है, वो आपका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ के लिए काम आ जाएगा। एलसीएम के लिए अगर देखें, तो कौन-कौन से फैक्टर इस इन दोनों में आए? एक तो आया, 2 आया, दोनों मतलब दोनों में ही आए, ये नहीं बोल रहा हूँ।
कि कोई आया वो भी लेना है, नहीं आया वो भी लेना है। तो 2 है, दूसरा है 3, अब 3 ऊपर गिन लिया, यहाँ मत गिनो, और 5 है। तो अगर हम गुणनखंड में फैक्टर देखें, तो एक तो 2 का है, एक 3 का है और एक 5 का है। किसमें कितना आया वो मतलब नहीं है। कौन-कौन आया वो लिख लिए, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब इनकी सब में इन सब की बड़ी-बड़ी घातें लिखनी है। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ 2 कहीं और है ही नहीं, 2 की बड़ी घात कितनी है 2, 3 की बड़ी घात 1, 5 की बड़ी घात 1। तो इस तरीके से 2 की बड़ी घात 2 है, तो 2 की घात 2 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे हो गया 60। तो इस तरीके से ये जो है वो आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। आगे के क्वेश्चनों में इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है? फ़ॉर्मूला वापस से याद दिला देता हूँ। एचसीएफ का गुणा एलसीएम से करते हैं, तो बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये जो फ़ॉर्मूला है वो अपने बहुत ही काम का रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए, और ये दोनों संख्याओं का गुणा जो है इस एचसीएफ एलसीएम के गुणे के बराबर होता है, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना 26। 26 में किसका भाग जा रहा है? पीछे 6 है, 2 का 1 बार, 3 बार। 13 में किसका जाएगा? 13 का ही जाएगा 1 बार। दूसरी तरफ है 91। 91 में चेक किया, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा। तो इसमें सीधा किसका जा रहा है? 7 का। कितनी बार जाएगा? 13, फिर 13 का 1 बार। तो यहाँ पर आपके पास में 26 के गुणनखंड आए 2 और 13। ठीक है? 2 की घात भी 1 है, 13 की घात भी 1 है। और 91 के गुणनखंड आए 7 और 13। ठीक है? अब अगर यहाँ पर हम एचसीएफ लिखें, तो एचसीएफ क्या होगा? तो दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 और 13 की जो छोटी घात है वो 13 ही है। दूसरा हमको लिखना है एलसीएम। तो यहाँ पर देखो 2 जो है, एक एक गुणनखंड 2 है, उसकी बड़ी घात 2 है, 1 है। दूसरा है 7, 7 की बड़ी घात भी 1 है और 13 की जो बड़ी घात है वो भी 1 है। ठीक है? तो 7 गुणा कर लेते हैं, 13 सते होता है 91, तो 2 इंटू 13 का 7 से गुणा किया तो 91 हो गया और 91 में फिर 2 का गुणा कर लो, तो 2 और 9 दूके 18, 182, ये इसका उत्तर हो गया और ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब दूसरी तरफ हमको इसकी क्या करनी है? इसकी हमको जाँच करनी है। ठीक है? दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है? क्या कर रहे हैं हम लोग? जाँच कर रहे हैं। ठीक है? जाँच के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो दोनों संख्याओं का गुणा, यानी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से। ठीक? पहली संख्या कौन-सी है आपकी? 26 और 26 का गुणा 91 से करो। ठीक है? तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, आप गुणा करके चेक करना। और दूसरी तरफ गुणा करना है एचसीएफ का गुणा एलसीएम का। ठीक है? तो इन दोनों का गुणा करते हैं। एचसीएफ कितना आया है आपका? 13 और एलसीएम आया है आपका 182। तो इनका भी आप गुणा करना। तो 13 दूनी 26, 6 हो गया। 13 अटे 104 और 2 6 हो गया, 10 हासिल हो गई। ठीक है? 13 एकम 13 और 10 23 हो गया। तो इस तरीके से ये 2366 आ रहा है और इनका गुणा आप लोग चेक करना, इसका उत्तर भी आपका 2366 ही आएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि संबंध जो है, जो संबंध बोला है इनमें, संबंध सत्य है। ठीक है? संबंध सत्य है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 510 और 92। 510 के गुणनखंड कर लेते हैं 2 के पहाड़े में। तो ये 2 बार, 1 बचा 5 बार, फिर 5 बार। अब 2 से नहीं जा रहा, ये किससे जा रहा है? 3 से। जोड़ के चेक कर लो, 5 और 5 10 और 2 12। तो 3 से कितनी बार? 8 बार, 1 बचा 5 बार। फिर ये किससे जा रहा है? 5 से जा रहा है। तो 5 एकम 5, 3 बच गए 7 बार और 17 है, 17 बच जाए तो किससे जाएगा? 17 से। 92, 92 का कर लेते हैं, 2 से जा रहा है 4 बार, 6 बार। फिर 2 से जा रहा है 2 बार, 3 बार। फिर 2 से नहीं जा रहा, फिर सीधा किससे जाएगा? 23, खुद 23 से ही जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 510 के जो गुणनखंड आए, 510 के जो गुणनखंड आए, वो आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सबकी घात एक ही है। दूसरी तरफ 92 के जो टुकड़े आए, तो 2 की घात 2 आई और 23 की घात 1 आया। अगर हम इनका एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन देख लो, कॉमन कौन है? तो 2 जो है वो दोनों में आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 को लिखा और उसकी छोटी घात 1 है, तो 2 की घात 1 यानी कि 2 आ गया। अब हमको चाहिए एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? कौन आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, दूसरा 3 आ रहा है, गुणनखंड में 5 आ रहा है, 17 आ रहा है
और आपका क्या आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है। अब दो इनमें सबकी बड़ी-बड़ी घातें जो है वो लेनी है, दोनों जहाँ पर भी बड़ी है, ऊपर बड़ी है तो वहाँ से लेनी है, नीचे बड़ी है तो वहाँ से लेनी है। तो 2 की घात बड़ी वाली कौन-सी है? ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो बड़ी घात है आपकी 2, ठीक है। और 3 की घात तो 1 ही है, 5 की घात 1 ही है, 17 की घात 1 है, 23 की घात भी 1 है। अगर हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर 2 की घात 2 कितना होता है? तो 2 की घात 2 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे हो गया 60। कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। इन तीनों का पहले तीनों वालों का गुणा कर लिया, तो कितना हो गया 60 और पीछे से 23 और 17 का गुणा कर लेते हैं। 17 तिया 51 का 1 हासिल हो गई 5 और 17 दो की 34 और 5 हो ये हो गया आपका 39 और इनका गुणा करें तो 0 का 0 हो गया, 6 एकम 6 हो गया। 0 पहले 0 लिख दो, 6 एकम 6, 6 नवे 54 का 4 हासिल 5 और 6 तिया 18, 18 और 5 हो गया 23। तो इस तरीके से आप इसको 23,460 ये आपका एलसीएम हो गया और 2 आपका एचसीएफ हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको अब आपको किसकी उत्तर की जाँच करनी है, ठीक है? जाँच कर लेते हैं। तो जाँच के लिए सबसे पहले पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या है 510 और उसमें गुणा करना है 92 का जो आप लोग करके उत्तर बताना क्या आ रहा था और एचसीएफ का गुणा करेंगे एलसीएम से, तो एचसीएफ कितना आया है 2 और उसका गुणा करेंगे 23,460 से, ठीक है? इसका उत्तर देखते हैं तो ये हो गया 0, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूकी 4, तो 46,920 ये इनका गुणा आया और इनका गुणा भी अगर आप चेक करोगे तो ये 46,920 ही प्राप्त होगा। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी संबंध जो है संबंध सत्य है, ठीक है? ये हमने जाँच कर ली। आशा है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इनको एक बार हल करें, ठीक है? और देखें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 336। 336 के गुणनखंड करने हैं और दूसरा है 54। इसके भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए तो 2 का जा रहा है 1 बार, 13 हो गए 6 बार, 1 16 हो गए 8 बार। फिर 2 का जा रहा है 8 बार 4 बार। फिर 2 का जा रहा है 4 बार 2 बार। फिर 2 का जा रहा है 2 बार 1 बार, फिर 3 का जा रहा है 7 बार और फिर 7 का जा रहा है 1 बार, ठीक है? 54 में 2 का जा रहा है 2 बार 7 बार, फिर 3 का जा रहा है 9, फिर 3 का जा रहा है 3 और 3 का जा रहा है 1 बार। तो इस तरीके से भाग करके अपन कर लेंगे। तो 336 के जो गुणनखंड आए वो 2 कितनी बार आए हैं? 1, 2, 3 और 4 बार। तो 2 की घात 4 और 3 की घात 1 और 7 की घात 1। वहीं 54 के जो गुणनखंड आए हैं, वो हैं आपके 2 इंटू 3 कितनी बार हैं? 3 3 बार हैं, तो 3 की घात हो गई 3, ठीक है? अब हमको इसका एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ में हमको कॉमन देखना है, तो कॉमन 2 भी है, तो 2 की घात छोटी 1 है और कॉमन 3 भी है, तो 3 की छोटी घात 1 है, यानी 2 की घात 1, 3 की घात 1, यानी 2 तिया 6। ये आपका इसका क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इसी इन दोनों का ही क्या लिखना है? एलसीएम लिखना है। क्या लिखना है? एलसीएम लिखना है, ठीक है? तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे कि कौन-कौन है यहाँ पर 2 है, 3 है, 7 है। बस तो 2 एक तो गुणनखंड में 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 7 आ रहा है और उनकी बड़ी-बड़ी घातें तो 2 की बड़ी घात है 4 और 3 की बड़ी घात है 3 और 7 की बड़ी घात 1 है। तो 2 की घात 4 हो गया 16, ये हो गया 27 और ये हो गया 7। अगर हम इनका गुणा कर लें तो ये हो गया 16 और 27 का गुणा कर लो, तो ये हो गया 16 सत्ते 112 का 2 हासिल 11 16 2 की 32 और 11 हो गया 43 और इसमें फिर 7 का गुणा कर लो, तो ये हो गया 7 2 की 14 का 4 7 तिया 21 22 का 2 हासिल 2 28 और 2 ये हो गया 30 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जाँच के ऊपर। जाँच करने के लिए आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणा करना है। 336 का गुणा करना है 54, ठीक है? तो 336 का 54 से अगर हम गुणा करेंगे, तो जो उत्तर आएगा वो आप लोग चेक कीजिएगा और मैं आपको बता रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। एचसीएफ है आपका 6 और एलसीएम है आपका 30 24, ठीक है? तो 6 और 30 24, तो 6 का 4 से गुणा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूकी 12 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 का 0 से और 0 और 1 1 1 हो गया 6 तिया 18
ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4, 6 दो की 12, 13 14 का 4, 1 और 6 तिया 18। तो ये आपका आया और इनका गुणा आप चेक कीजिएगा, ये आपका इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल दूसरा सवाल जो है वो समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पूरा लाभ मिल सके। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्या है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? इनमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में ज़रूर इस प्रश्नावली से प्रश्न आएँगे, 4 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएँगे, ठीक है? तो सबसे तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। 12, 15 और 21 पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 12, 15 और 21 इनका वही निकालना, तो इन सबके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 12 के भी कर लेंगे, 15 के भी कर लेंगे और तीसरा कौन है? 21 के भी कर लेंगे। ये आपका पहला सवाल है ना? पहला सवाल है। तो 12 का 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 बार। 15 का 3 से 5, फिर 5 से 1 बार। 21 का अगर हम करें तो 21 का हो जाएगा आपका 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। तो यहाँ पर गुणनखंड आ गए। 12 के जो गुणनखंड आए वो 2 की घात 2 और 3 की घात 1 आया। ठीक है? दिख रहे हैं यहाँ 12 2 2 बार है, 3 1 बार है। 15 में अगर हम देखें तो 15 में आपके 3 की घात 1 आया, 5 की घात 1 आया। ठीक है? और 21 में अगर हम देखें तो 21 में आपके 3 की घात 1 आया और 7 की घात 1 आया। ठीक है? अ, अब अगर इनका इन दोनों से अगर हम एचसीएफ लिखने जाएँ और क्या लिखना है हमको, क्या पता करना है? एलसीएम पता करना है, ठीक है? तो एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। एचसीएफ के लिए कॉमन देखो, अब यहाँ पर क्योंकि 3 संख्याएँ हैं, तो तीनों पूर्णांकों में से कॉमन फैक्टर कौन-सा है? तो यहाँ पर दिख रहा है हमको, यहाँ पर देखो 3, 3 और 3 है, तो 3 तीनों में कॉमन है और उसकी छोटी घात भी 1 है, यानी एचसीएफ हो गया 3। अब जब एलसीएम में देखें तो गुणनखंड कौन है? 2 है, 3 है और कौन है देखो 5 है और 7 है। तो यहाँ सबको लिख देना है, 2 को भी लिख दो, 3 को भी लिख दो, 5 को भी लिख दो, रिपीट नहीं करना किसी को, 7 को लिख देना है। अब 2 में देखना है 2 की बड़ी घात कितनी है तो 2 है, 3 की बड़ी घात 1 है, 5 की बड़ी घात 1 है और 7 की बड़ी घात 1 है, यानी कि 2 की घात 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 हो गया और 60 में फिर 7 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो गया 420। ये आपका दोनों आंसर इस सवाल के हो गए। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या है आपका अगला सवाल है 17, 23 और 29 इसको सॉल्व करना है। तो 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 17 का ही भाग जाता है। 23 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 23 का ही भाग जाता है और 29 भी अपने आप में अभाज्य है तो सिर्फ 29 का ही भाग जाता है। तो 17 के गुणनखंड क्या है 17? 23 का गुणनखंड क्या आया? तो 23 का गुणनखंड आया 23 और 29 का गुणनखंड क्या आया? तो 29 का गुणनखंड आया 29। ठीक है? अब इसमें से हमको एचसीएफ लिखना है और क्या पता करना है? एलसीएम पता करना है। तो एचसीएफ में क्या बोला कि जो तीनों में कॉमन आए उसकी छोटी घात ले लो, लेकिन तीनों में कोई कॉमन हमको दिख नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? इसके गुणे में भी 1, इसके गुणे में भी 1 और इसके गुणे में भी 1। तो एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो, तो तीनों में कॉमन आपका हो गया 1। एलसीएम में बात करें तो गुणनखंड में कौन था? एक तो था 17, दूसरा था आपका 23 और तीसरा था आपका 29। तो ये आपके क्या है? तीनों गुणनखंड है। इन तीनों का आप लोग क्या कर लो? गुणा कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 29 में गुणा किसका करना है आपका? 23 का गुणा करना है चलो। ठीक है, तो 9 तिया 27, 2 बच गए। 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए। क्रॉस लगाया 2 9 2 9 18 का 8, 2 दू की 4, 4 और 1 5। तो और जोड़ोगे तो ये हो गया 7, 16 का 6, ये हो गया 6, तो 667 हो गया। इन दोनों का गुणा 667 और इसमें किसका गुणा करना है? 17 का। तो 17 सते 119 हासिल 11, 17 छंग 102, 102 और 11 113। ठीक है, बचा 11 और 17 छंग 102, 102 और 11 हासिल, तो 102 और 11 हो गया आपका 113। तो इस तरीके से इसका जो गुणा है वो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आप गुणे को एक बार पुनः चेक कर लें। ठीक है, बाकी जो आपका प्रोसेस है, जो तरीका है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके है 8, 9, 25। ठीक है, तो 8 के टुकड़े हो गए आपके, 2 के पहाड़े में 4, 2 के पहाड़े में 2, 2 और एक बार 3, 9 है 3, 3, 3, 1, 25 है 5, 5, 5, 1। ठीक है, तो 8 के जो गुणनखंड आए वो आया 2 की घात 3, 9 के जो आए वो आ गए 3 की घात 2 और 25 के जो आए वो आए आपके 25 के जो आए 25 के जो आए वो गुणनखंड हो गए आपके 5 की घात 2। ठीक है, अगर हमको इन दोनों का एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ में क्या देखना है आपको कॉमन। अब यहाँ 2 है गुणनखंड, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एलसीएम की बात करें तो क्या लिखना है एलसीएम। तो 2 है गुणनखंड में, 3 है और 5 है। अब 2 की बड़ी घात 2, 3 की बड़ी घात 2, 5 की बड़ी घात 2, तो 2 की बड़ी घात 2 4, 9 और ये हो गया 25। ठीक है, अगर हम 25 का 2 की घात 3 है ना, 2 की बड़ी घात 3 है तो ये हो गया आपका 8। क्या हो गया 8। तो 25 का 8 से गुणा किया तो 200 और 200 का 9 से गुणा कर लो तो ये आपका हो गया 1800। ये आपका उत्तर हो गया और ये दोनों उत्तर हो गए। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद दिलाना चाहूँगा। पिछले साल 2025 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर हैं, तो संख्याएँ कैसी होंगी? तो एचसीएफ और एलसीएम बराबर हैं, तो दोनों संख्याएँ भी बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर आप 2 और 2 लोगे, तो इनका एचसीएफ भी 2 आएगा और एलसीएम भी क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि अगर एचसीएफ, एलसीएम बराबर हैं, तो दोनों संख्याएँ भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है? चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपकी 2026 के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं। एचसीएफ आपको दे रखा है 306, 657 और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है 9 है। तो ये जो है वो आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है और ये जो है वो आपका क्या है एचसीएफ है। और हमें फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो हमको पता है कि एचसीएफ का गुणा एलसीएम से करते हैं तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमको पता करना है। ए है आपका 306, बी है आपका 657। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9। 9 के पहाड़े में अगर इसको हम काट दें तो ये कटेगा 3 बार और 3 बचा 4 बार, तो ये हो गया 34 गुणा 657। ठीक है, तो इसके एलसीएम जो है वो इनका गुणा करने से आपका आंसर आ जाएगा। 657 में गुणा कर लो 34 का, तो ये हो गया 8, 8 4 पंचे 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26 और फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, 2 हासिल। ठीक है, 3 पंचे 15 और 2 17 का 7, 1 हासिल और 3 छंग 18 और 1 19 और अगर इसको जोड़ दें तो ये हो गया 8, 3, 13 का 3, 9 10 11 12 का 2 हासिल 1, तो ये हो गया। ये आपका हो गया 22,338। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा इसके ऊपर फ़ोकस रखना है, आपको 2 बार सोल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़ रखता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा आसान तरीके से ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे, आराम से इसको समझेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हल। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसके हल हम 2 तरीकों से करेंगे, फर्स्ट मेथड से भी करेंगे और इसको हल हम सेकंड मेथड से भी करेंगे, मेथड सेकंड। ठीक है? फर्स्ट मेथड क्या कहता है देखिएगा, तो सबसे पहले n क्या बोला है, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि n का मान 1, 2, 3, 4 ठीक, के लिए संख्या 6 की घात n, 6 की घात n जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या? ये वाली संख्या के बारे में पूछा गया है। ठीक है? कि पीछे जो है जब 6 की घात 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो चलो रख लेते हैं 6 की घात 1 रखा, 6 की घात 2 रखा और 6 की घात में कितना रखा n की जगह 3 रखा। तो अगर 1 रखा तो 6 की घात 1 कितना होता है? तो 6 की घात 1 जो है वो अपना 6 ही होता है। 6 की घात 2 यानी 6 गुणा 6 यानी कि ये हो गया 36 और 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि ये हो गया
16। तो ये कहाँ पर समाप्त हुआ? 6 पर समाप्त। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 0 पर समाप्त, लेकिन यहाँ ये कितने पर समाप्त हुई? 6 पर। दूसरा यहाँ भी देखें तो ये कहाँ पर समाप्त हुई? 6 पर समाप्त। और यहाँ भी देखें तो ये 6 पर समाप्त। ठीक है, इसका मतलब अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। 6 की घात n है, तो हम कितनी भी घात बढ़ा दें वो कहाँ पर समाप्त हो रही है? हर बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार ये 6 पर समाप्त हो रही है, इसलिए ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड इसका कंसेप्चुअल मेथड है। देखिए, अगर प्राकृत संख्या बोला है तो n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होगा। ठीक है, अब 6 की घात n जो है वो अपनी संख्या है। ठीक है, अब 6 के टुकड़े क्या होते हैं? तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, अब 2 तिया 6 होता है, लेकिन हमको क्या कहा कि 0 पर समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 0 पर समाप्त होने वाली पहली संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो, पहली संख्या कौन-सी है? 10। तो 10 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 5 होना चाहिए। कितने हैं होते हैं? 2 इंटू 5। अब क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो अगर हम घात बढ़ाएँगे तो 2 की घात बढ़ेगी, 3 की घात बढ़ेगी, लेकिन उनकी घात बढ़ने से जो गुणनखंड 5 आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो चूँकि 6 के गुणनखंड गुणनखंड में क्या है? 6 के गुणनखंड में 5 का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, नहीं है, अतः 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो आपको कर लिया है हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है? आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हल करते हैं। क्या बोला गया है? व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा दे रखा है वो भी लिख लेता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये 2 संख्या दे रखी है। भाज्य संख्याएँ क्यों हैं? ये दोनों भाज्य क्यों हैं? तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ भी 13 आ रहा है, प्लस के दोनों तरफ 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लेना है। 13 कॉमन लेते ही क्या बचेगा? तो 7 इंटू 11 और प्लस में 13 में से 13 कॉमन तो 1 बचेगा। ठीक है? अब क्योंकि अब क्योंकि आपके यहाँ बाहर देखो, कोष्ठक के बाहर एक गुणनखंड क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो चूँकि संख्या का एक गुणनखंड 13 है। कितना है? 13 है। इसलिए दी गई संख्या 13 से विभाज्य है, वह क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है? देखिए, तो यहाँ पर 13 कॉमन आया। ठीक है? जैसे मान लो कि 6 है, तो 6 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 इंटू 3। अब यहाँ पर 6 के 2 टुकड़े हुए, 2 और 3, मतलब 6 में 2 का भी भाग जाता है और 6 में 3 का भी पूरा भाग जाता है। यानी 6 जो है वो कौन-सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। तो वैसे ही यहाँ पर गुणनखंड कौन आ रहा है? 13 आ रहा है। यानी दी गई ये जो संख्या बड़ी-सी आएगी उसमें 13 का पूरा-पूरा भाग जाएगा, और 13 से विभाज्य है, इसलिए ये कौन-सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। इसी प्रकार से नीचे वाले में भी देखें तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लो, तो 5 बाहर आ गया तो 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3, 2, 1 और प्लस में 5 में से 5 कॉमन आ गया,
तो आपका बच गया 5, ठीक है। 1 बच गया, क्या बच गया? 1 बचा, ठीक। तो इसमें भी सेम चीज़ लिख लेंगे, जो कि संख्या का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड 5 है, ठीक है? इसलिए दी गई संख्या 13 से विभाज्य है। 13 से नहीं, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है तो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। और कैसी है भाज्य संख्या है। कौन-सी संख्या हो जाएगी ये आपकी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो हमने कर लिया है, समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, अगर आ जाए तो पहले में 13 कॉमन ले लेना है, 13 से भाज्य, दूसरे में 5 कॉमन लेना है, 5 से भाज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? देखते हैं 7th क्वेश्चन। किसी खेल मैदान, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में बना के बताया हुआ है, ठीक है? डायग्राम में आपको बताया हुआ है, यहाँ पर ये पूरा वृत्ताकार पथ है, ठीक है? एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, तो इसमें अगर हम देखें तो सोनिया सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। और दूसरा जो है वो कौन है? रवि, ठीक है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है? 12 मिनट, 12 मिनट, ठीक है? मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है? मान लो कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों ही कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे खड़े हैं। तो सोनिया भी यहाँ है, रवि भी यहाँ है। दोनों एक ही दिशा में, इस दिशा में घूमते हैं, ठीक है? इस दिशा में घूमते हैं। तो करते हैं, कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मान लो ये जो जगह है वो x है, ठीक है? ये जो जगह है वो आपकी x है, यहाँ से यहाँ चले, तो अब थोड़ा अगर हम समझे, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ सोनिया और एक तरफ लिख लेता हूँ रवि। अब मुझे बताओ कि x वाली जो जगह थी, x वाली जगह पर सोनिया कब आएगी? तो सोनिया एक चक्कर कब पूरा करती है? 18 मिनट जब हो जाएँगे तो वो x पर आ जाएगी। वहीं रवि जो है 12 मिनट हो जाएँगे तो x पर आ जाएगा। वहीं फिर से 18 मिनट होंगे, तो 18 और 18 कितने मिनट हो गए? 36 मिनट, तब सोनिया कहाँ आ जाएगी? एक्स पर आ जाएगी। और फिर 18 जोड़ो तो 54 पर, वो फिर एक्स पर आ जाएगी। फिर 1 जोड़ोगे तो 72 पर, वो फिर एक्स पर आ जाएगी। वहीं रवि 12-12 जोड़ते जाओ तो 12 और 12 24, 24 मिनट बाद वो एक्स पर आ जाएगी। 36 मिनट बाद वो एक्स पर आ जाएगी। फिर एक्स पर आ जाएगा, है ना? रवि है 12 मिनट बाद एक्स पर आ जाएगा, 24 मिनट बाद एक्स पर आ जाएगा, 36 और 48 मिनट बाद वो एक्स पर आ जाएगा। तो दोनों एक्स पर कब आएँगे? तो हम देख रहे हैं कि 36 मिनट पर दोनों ही कहाँ पर हैं? एक्स पर हैं। यानी कि 36 मिनट बाद दोनों ही कहाँ पर इस बिंदु पर मिलेंगे? एक्स बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, दोनों वापस कब मिलेंगे? जब भी ये वृत्ताकार पथ वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? तो अभिष्ट समय दोनों वापस कब मिलेंगे? तो हमको दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 और 12 का जो एलसीएम है, वो आपका हो गया 36, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एक ही वीडियो में आपकी पूरी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करवा दी है, ठीक है? तो अ, उम्मीद है आपको 4 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो वीडियो को एक बार पुनः देखना है, उनको सॉल्व करना है और बोर्ड में हमको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।